हेलो बच्चों, ऑडिबिलिटी। अरे यार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो ओके कर देना। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो ओके लिखना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। एक चैप्टर हमारा एकदम फिनिश हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक एक कंसेप्ट क्लियर है, एनसीईआरटी आपकी हो चुकी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, हर चीज एकदम कंसेप्चुअल है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम एक बार रिवीजन और करा देंगे कभी। ठीक है, 2-4 चैप्टर निकल जाएंगे, एक बार एक दिन में पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर अगेन रिवीजन करा देंगे। ऐसे ही पुराने चैप्टर को आफ्टर सम टाइम एक एक बार रिवीजन कराते जाएंगे, नहीं आपके टिप्स पर हो जाएंगे। बोर्ड का एक क्वेश्चन नहीं छूटना है, ठीक है, नीट का एक क्वेश्चन नहीं छूटना है, ये पक्की गारंटी है। बस साथ देना, साथ चलना, बैकलॉग मत आने देना, किसी भी कारण से बैकलॉग नहीं आना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक्चुअल में 3 चैप्टर है, बिल्कुल कनेक्टेड है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो इनके सीक्वेंस में लेंगे हम। ठीक है, जैसे कि एकदम इंटरकनेक्टेड है, कहीं कोई कनेक्शन में दिक्कत ना है, बिल्कुल कनेक्टेड है, तो सीक्वेंस में लेने वाले हैं इसको, और बहुत कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फर्स्ट आज हमारा जो टारगेट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, क्यों कर रहा है? हेलो बेटा, प्रतीक्षा बेटा, एनसीईआरटी। ओके, हेलो सर, ओके 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 ओके, गुड इवनिंग। नो बैकलॉग, बस बैकलॉग मत आने देना किसी भी कारण से, बात बाकी के मेरे ऊपर छोड़ो। ठीक है, बैकलॉग नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटेज। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसको हमने 12 क्लासेस में फिनिश किया था, उसका वेटेज भी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस का था। और यहां रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसको हम ओनली 4 क्लास में फिनिश करने वाले हैं, ओनली 4 क्लास में, इसका वेटेज भी 2 to 3 क्वेश्चन का है। आपके सामने है, मैं हर बार वेटेज सामने रखा करूंगा, आपको पता तो चलना चाहिए कि एक्चुअल में किस किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए। तो अगर हम लास्ट 10 ईयर का देखते हैं, 2010 के अंदर 3 क्वेश्चंस आए इस चैप्टर से, 11 में भी 3 आए, 12 में 2 3 2। हाँ, एक बार ऐसा भी था कि नहीं आया था, बट 2 3 1 2 3 एंड 2, मतलब 2 और 3 का वेटेज तो इसका अप्रोक्सीमेटली रहा ही है, और आगे तो रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक नॉर्मल लाइफ के लिए भी। तो 2 to 3 क्वेश्चन, क्योंकि नीट वाले जो है यानी एनसीईआरटी बेस्ड, यानी एनसीईआरटी में भी अप्लाइड क्वेश्चन पर बहुत फोकस करते हैं। वो ऐसे चैप्टर जो बहुत अप्लाइड है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, अप्लाइड है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये सारे अप्लाइड हैं, जो आपके दिनचर्या में, आपके दैनिक जीवन के अंदर ये घटनाएं, यानी कह सकते हो ये सब चीजें होती हैं, तो उस पर वो फोकस ज्यादा करते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी 4 लेक्चर 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत बड़ा वेटेज है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब समझना, मैंने यहां पर एनसीईआरटी और बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखे, उसके हिसाब से मैंने एनसीईआरटी को मोल्ड किया है, और एनसीईआरटी को इस सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है, क्योंकि आज जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं टोटली एनसीईआरटी डेटाबेस है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कौन कौन से प्रोग्राम थे गवर्नमेंट के, क्या चल रहा है, क्या उसका टारगेट था, टोटल थ्योरी है, यानी टोटल डेटाबेस है। कल से स्टार्ट होगी आपकी कंसेप्चुअल क्लास, जहां एक्शन मैकेनिज्म आएंगे सारे के सारे, पर आज का जो डेटा है वो किसी को याद नहीं होता, पर मैंने आज कोशिश करना है कि आपको याद करा देना, ये डेटा आपके ब्रेन में सेट करा देना। तो किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, नीट में कैसे आते हैं, तो एनसीईआरटी को तोड़ मरोड़ के, यानी मोल्ड करके एकदम आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेड क्वार्टर है जिनेवा में है बेटा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में हेल्थ है क्या, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? अक्सर कर लोगों को लगता है कि बॉडी अगर हेल्दी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हैं तो हम हेल्दी हैं। नो बेटा, अकॉर्डिंग टू WHO ये कुछ एस्पेक्ट हैं, इन चारों एस्पेक्ट में हेल्दी होना है तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। यानी अगर फिजिकल हेल्दी है इंसान, फिजिकली हेल्दी है मींस उसके बॉडी हेल्दी है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हैं तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। साथ साथ में इमोशनल, भाई इमोशनल भी हेल्दी होना जरूरी है। रिप्रोडक्टिव अकॉर्डिंग टू WHO इमोशनली भी कोई क्वेश्चन आएगा, ये चारों एस्पेक्ट होंगे, एक एस्पेक्ट नहीं भी होगा या चारों साथ साथ होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, उसमें तो आपको करेक्ट और इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। चारों एस्पेक्ट ध्यान रखने। सबसे पहले बताया फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली हेल्दी होना चाहिए और बिहेवियर से भी हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, बिहेवियर उसका हेल्दी होना चाहिए, समझ रहे हो ना, और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। अगर इन चारों एस्पेक्ट में हेल्दी है, मतलब इमोशनली हेल्दी है, बिहेवियर से हेल्दी है, सोशल भी हेल्दी है, सोशली भी हेल्दी है और रिप्रोडक्टिवली, यानी भाई फिजिकली तो हेल्दी होना ही चाहिए, वो तो प्राइमरी है। तो फिजिकली के साथ साथ बिहेवियर से, सोशली भी और ठीक है इमोशनली भी अगर वो हेल्दी है तो सही मायने में वो हेल्दी है अकॉर्डिंग टू WHO। तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि एक्चुअल अकॉर्डिंग टू WHO जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो मेनली क्या है, वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ को डिसाइड करते हैं। ये चार एस्पेक्ट हैं, क्लियर हो गया, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, बिहेवियर से भी और सोशली। समझ गए ना मेरी बात, सामाजिक रूप से भी वो हेल्दी होना चाहिए, समझ रहे हो, तभी वो हेल्दी है। समाज के प्रति उसकी गंदी सोच है तो वो हेल्दी इंसान नहीं है। ठीक है, वो कहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात, उसकी सोच में अगर गंदगी है तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। समझ गए होंगे ना, कई बच्चे समझ रहे हो ना हेल्दी नहीं है क्योंकि उनमें कमेंट आते हैं, उसे लगता है यार कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्या है यार, क्या भरा पड़ा है। ठीक है, क्योंकि यार डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है, ऐसे ऐसे जो कमेंट्स आप डालते हो, मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक दो, मतलब एक दो पूरी, समझ रहे हो ना, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो बाद बाकी के सारे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको वाकई में बनना है, आगे जाना है, आगे डॉक्टर बनना है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी उनके हाथों में होती है, तो बस कंसेप्चुअली अब समझना मेरी बात। तो एक बात तो समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू, तो कहां पर इसका मेन सेंटर है, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। जिनेवा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, WHO का जो मेन हेड क्वार्टर है, अकॉर्डिंग टू WHO फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली अगर हेल्दी है तो वो इंसान हेल्दी है, नहीं तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। पहला क्वेश्चन तो यहां बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू NCERT एक्चुअल में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या होती है। भाई सोसाइटी के ऐसे लोग, समझना मेरी बात, तो कुछ अगेन एस्पेक्ट दिए हैं कुछ, भाई ऐसी सोसाइटी जिसके जो इंडिविजुअल होंगे बेटा फिजिकली तो हेल्दी हैं, फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके, ठीक है, भाई नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियर भी नॉर्मल है उनका, अमॉन्ग देम इन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है, माइट बी कॉल्ड द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। यानी यही चार एस्पेक्ट जो मैंने बताए, ऐसी सोसाइटी जिसके लोगों के अंदर ये चारों एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, तो ऐसे लोगों से मिलकर के बनने वाली सोसाइटी एक्चुअल में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होती है। तो चार ही एस्पेक्ट ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अब बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले समझना भाई, दुनिया में दो ही कंट्री ऐसे थे जहां तेजी से ग्रोथ हो रही है, आप जानते हो, चाइना और इंडिया, ठीक है। और इंदिरा गांधी के टाइम का तो बड़ा खतरनाक टाइम था, आपको पता ही है, ठीक है, वो बहुत भाई सबसे बड़ी टेंशन थी ओवर पॉपुलेशन, तेजी से जनसंख्या जो बढ़ रही थी, ठीक है। तो दो ही कंट्री ऐसी हैं जहां बहुत, जबकि और भी कंट्री हैं, बट सबसे ज्यादा समस्या इन दो कंट्री में है, चाइना और इंडिया। तो पूरी दुनिया में इंडिया एक पहली कंट्री थी जिसने इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके एक नेशनल लेवल पर प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये पहली कंट्री इंडिया थी, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, फर्स्ट कंट्री इंडिया जिसने नेशनल लेवल पर, ठीक है, गोल क्या था उसका, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, यानी हमारे यहां के लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने चाहिए, सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होनी चाहिए, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए। तो उसका नाम क्या था भाई, नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल लेवल पर बहुत बड़ी बात होती है। और कब लॉन्च किया, 1951 में। अगेन क्वेश्चन आएगा, जो नेशनल लेवल पर
इंडिया द फर्स्ट कंट्री कह सकते हो, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड समझना प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये गोल था, ठीक है, एज अ सोशल गोल। दीज प्रोग्राम कॉल्ड, इसी को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो कब इनिशिएट हुआ था 1951 में। ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट कंट्री कौन थी? इंडिया। गोल क्या था भाई? टोटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्स्ट कंट्री इंडिया। प्रोग्राम का नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब इनिशिएट हुआ? 1951 में। मैं एक ही चीज आपको दिमाग में बिल्कुल घुटा दूंगा, बस ध्यान से सुनते रहना, ये पूरा डेटा आपके ब्रेन में आज कॉपी मतलब पेस्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन इससे एक बनता है, एक क्वेश्चन बनने की प्रॉब्लम, पर बोर्ड में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। अब एक बात तो क्लियर हो गई, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ क्या होती है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो 4 एस्पेक्ट मैंने बताए, ठीक है भाई, फिजिकली हेल्दी, सोशली हेल्दी, ठीक है, इमोशनली हेल्दी, बिहेवियर से भी हेल्दी, तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके दुनिया में इंडिया पहली कंट्री थी जिसने सबसे पहला प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और कब लॉन्च किया था इसको? 1951 में। हां, आगे जाकर के इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया भाई? हमारा समाज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी के साथ साथ हमें भाई उसके अंदर 2 चीजें बहुत जरूरी है भाई। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना है तो जो न्यूनेट्स यानी जो नए बेबी का बर्थ होता है उनकी केयर होना बहुत जरूरी है इनिशियल फेज के अंदर, और मैटरनल केयर भी बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इसको और थोड़ा सा इंप्रूव किया, और इंप्रूव करके इसका आगे जाके नाम रखा रिप्रोडक्टिव के साथ साथ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH। बहुत फेमस हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। RCH क्वेश्चन आता है RCH पर, इंप्रूव प्रोग्राम कवरिंग, ठीक है, वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया आर करेंटली इज किसके वही पॉपुलर, किस नाम से पॉपुलर हुआ? आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, मतलब RCH। शॉर्ट फॉर्म पे क्वेश्चन आएगा, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ हमने चाइल्ड हेल्थ केयर को भी इसमें जोड़ दिया, ठीक है भाई। स्वस्थ इंडिया तभी होगा जब उसकी न्यू जनरेशन हेल्दी होगी, तो चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसमें ऐड किया, जो कि इसको और इंप्रूव करता है और बड़ा फेमस भी हुआ। तो आज की डेट में इसको हम फैमिली जो प्लानिंग प्रोग्राम था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और RCH कर दिया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो लॉन्च कब हुआ था? 1951 में। किस फॉर्म में लॉन्च हुआ था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की फॉर्म में लॉन्च हुआ था। मॉडिफिकेशन होकर के क्या नाम हुआ? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। दिमाग में एक दिन छापते जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गोल क्या था भाई? इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया भाई, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च कर दिया भाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जगह बैनर लगा दिए, टीवी में ऐड करना चालू कर दिए, रेडियो पे ऐड करना चालू कर दिए, ठीक है। पिक्चर हॉल में जा रहे हो तो स्टार्टिंग में उन्हीं के ऐड आ रहे हैं कि ये ठीक है। तो पता तो होना चाहिए गोल क्या है इनका, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इनके, इस प्रोग्राम में किस पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, RCH। क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम के? तो पहला ऑब्जेक्टिव था भी समाज में अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। तो अवेयरनेस किस भाई, क्या किसके लिए अवेयरनेस? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अवेयरनेस। तो भाई इस क्वेश्चन आएगा कि अवेयरनेस के लिए इस प्रोग्राम में किस मीडियम को यूज किया? भाई ऑडियो विजुअल, ठीक है, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया आया हुआ क्वेश्चन है। ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया तीनों को यूज किया। भाई ऑडियो में क्या यूज किया? भाई उस समय आपने देखा होगा भाई ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, ठीक है, रेडियो कहते थे, ट्रांजिस्टर कहते थे, ठीक है, तो वो लोग सुनते थे उसको, ठीक है। आज की डेट में FM, उसने जगह FM ने ले ली, FM सुनते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई विजुअल मीडिया का मतलब है टेलीविजन आप देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, आप मूवी थिएटर में जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो वहां स्टार्टिंग में जो ऐड आते हैं तो उस पर उन्होंने देना चालू कर दिया। प्रिंट मीडिया बड़े बड़े बैनर लगाए, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल निकाले, देखे होंगे रेलवे की टिकट लेने जा रहे हो, उस पर लिखा है कि हम दो हमारे दो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। यहां तक कि आप भाई डाकघर में जा रहे हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में वहां की टिकट ले रहे हो, उस पर भी लिखा हुआ है। यानी गवर्नमेंट ने हर जगह जहां जहां पॉसिबल हो सकता था प्रिंट मीडिया का यूज किया, उसको भाई प्रिंट किया, ठीक है। न्यूज़पेपर, बैनर, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहां पर लिखे होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके अलावा जहां जहां हो सकता था प्रिंट के माध्यम से इसको उन्होंने क्या किया, इसको
ठीक है, अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट की। यहां तक कि आपको शायद पता ही ना हो या पता भी हो, कई बच्चों को होगा भी, उस समय इतना टेलीविजन का स्कोप नहीं था, तो एक नाटक चलते थे, नुक्कड़ नाटक। ठीक है, नुक्कड़ नाटक समझते हो? क्योंकि भाई ग्रामीण क्षेत्र होते थे, वहां हर किसी के भाई देखा होगा, भाई मैंने तो देखा है कि पूरे गांव में एक प्रधान जी होते थे, उनके यहाँ एक टीवी हुआ करती थी। तो जब उस समय बड़ा फेमस था रामायण और महाभारत, तो पूरा गांव वहां प्रधान जी के घर जाता था। ठीक है, तो प्रधान जी क्या करते थे, उस दिन बैटरी मंगवाते थे और टीवी को कहां, बिल्कुल बाहर जो ऊंचाई पे जगह होती थी वहां रखते थे। तो गांव देख रहा है भाई, ठीक है, दिख रहा है ना दिख रहा है पता ही नहीं, पर भीड़ इकट्ठी है, देख रही है, चल रहा है। तो ये सिस्टम हुआ करता था उस समय। ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हो? तो कितना इंपॉर्टेंट टाइम था उस समय, ये कंडीशन होती थी। तो ऐसी कंडीशन में एक आम इंसान को अवेयरनेस करना इन प्रोग्राम के बारे में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो गवर्नमेंट ने नुक्कड़ नाटक किए। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जो यंगर्स थे वो जाते थे, आज भी मैंने देखे हैं, ठीक, कहीं कहीं करते हुए लोगों को। ठीक है, मतलब अब वो अलग एक आर्ट हो गई है वो। ठीक है, पहले वो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम का पार्ट था। तो लोग जाते थे और नाटक करते थे। नुक्कड़ का मतलब जगह जगह कोने कोने नुक्कड़ों पर, या जहां ग्रामीण क्षेत्र जो होते थे, बड़े बड़े इलाके, तो वहां लोग इकट्ठे होते थे, वहां जाकर के नाटक की फॉर्म में, ठीक है, आर्ट कल एक रिप्रेजेंट करते थे कि भाई ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो बेटर होगा, भाई हम हमारे दो बच्चे होंगे तो आपकी ग्रोथ किस तरीके से बेटर होगी। मतलब हर जो भी संभव तरीके हो सकते थे उससे इन्होंने अवेयरनेस फैलाई। तो अवेयरनेस के माध्यम क्या थे, मीडियम क्या थे? 3 मीडियम ध्यान रखने हैं आपको, मैंने अंडरलाइन कर दिए। ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। क्वेश्चन आएगा, ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, ये वो कंडीशंस थे, वो माध्यम थे जिसके थ्रू इन्होंने भाई इस प्रोग्राम में क्या किया, अवेयरनेस। भाई टारगेट क्या है इनका, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। तो पहला मीडियम क्या यूज किया, ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया का यूज किया, नंबर 1। अब नंबर 2 क्या, इसके अलावा इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? भाई यहां पर डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो थे ही, साथ साथ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, एनजीओज, आप जानते होंगे एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेट किया। भाई उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जगह जगह जाकर के ऐड करना, नुक्कड़ नाटक करना, या जिस जिस तरीके से संभव हो सकता है इसकी अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट की। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनता है कि मेजर रोल किसका होना चाहिए इस अवेयरनेस में? गवर्नमेंट भी कहती है भाई हर कोई गवर्नमेंट की बात तो नहीं सुनेगा ना, तो मेजर रोल कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी होना चाहिए, बच्चों के लिए टीचर्स का भी होना चाहिए, जो हम भाई अपना रोल तो प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लोजली जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनका भी रोल होना चाहिए, पर अगर वो सही हैं तो, जो बहुत कम होता है। और फ्रेंड्स का भी रोल है, अगर फ्रेंड्स अच्छे हैं तो उनका भी एक रोल होना चाहिए। पर सब में सबसे बेहतरीन रोल किसका होना चाहिए? पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मतलब पेरेंट्स से अच्छा मैं कहूं कि आपका कोई हितैषी है तो है ही नहीं, आप मानो या ना मानो। ठीक है, ये एक सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। जितना वेल फिशर, जितना आपके लिए पॉजिटिव सोच पेरेंट्स रख सकते हैं, कोई नहीं रख सकता, ये दिमाग में रखना। पर मजबूरी है, समझाता हूं। एडोलसेंस, जो आपकी एज है ना, एडोलसेंस का मतलब है जब प्यूबर्टी आती है, मैच्योरिटी आती है, दुनिया बदली सी लगती है, अपने पराये लगते हैं और पराये अपने लगते हैं, सबके संग होता है, क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इंसान, देखा होगा बच्चे अपने घर से अलग होना चालू कर देते हैं, अलग चुपचाप अपनी दुनिया में बैठना, बात ना करना किसी से, टेंशन में रहना। ठीक है, तो कि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, दिस एक मैकेनिज्म है ये तो। ठीक है, इसलिए पेरेंट्स का बच्चों के संग अटैचमेंट होना चाहिए। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं अवेयर करना चाहिए कि इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, होता है नेचर के अंदर, जब ये एक एज आती है तो बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं। चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होते हैं उस समय। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि ऐसी बातें करने वाले, यानी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करने वाले दोस्त जो होते हैं वो अच्छे लगने लगेंगे। और भाई पेरेंट्स तो ऐसी बात करते ही नहीं है, यही तो समस्या है अपने इंडिया की। ठीक है, पेरेंट्स ऐसी बात करने से हेजिटेट करते हैं, बाहर वाले लोग करते हैं, तो बच्चा वहां से डिटैच होता है, वहां से अट्रैक्ट हो जाता है, यही गड़बड़ हो जाती है। और यही आप समझ रहे हो ना, जितने भी सेक्स रिलेटेड एब्यूज होते हैं वो यहां से उन्हें स्टार्ट होते हैं, यही दिक्कत वाली बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एडोलसेंस वाली जो एज होती है वो सबसे टिपिकल एज होती है, वहां अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम मेजर रोल किस किस का है? पेरेंट्स का मेजर रोल है, क्लोज जितने भी रिलेटिव हैं उनका रोल होना चाहिए, टीचर्स का होना चाहिए, फ्रेंड्स का होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है किस किस का मेन रोल होना चाहिए, तो क्वेश्चन ध्यान रखना, पेरेंट्स का, टीचर्स का, जितने भी क्लोजली रिलेटिव्स हैं उनका, और फ्रेंड्स का, इसमें भी रोल होना चाहिए अवेयरनेस के लिए।
फिर बात आती है और किसका रोल होना चाहिए? भाई स्कूल्स का भी रोल होना चाहिए, ठीक है। स्कूल में समस्या ये आती है, भाई इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, अदर कंट्री में तो उन्होंने अर्ली इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है, अर्ली स्टेज पर ही 6-7 स्टेज पर ही अप्लाई कर दिया, पर इंडिया में समस्या है। अब स्कूल सोचता है कब अप्लाई करें इस एजुकेशन को, भाई अर्ली स्टेज में करते हैं तो कहीं बच्चे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट ना कर दें, ठीक है, उसको पॉजिटिव जगह नेगेटिव में ना ले जाएं, ठीक है, कहीं उसी के बारे में सोचना स्टार्ट ना कर दें, पढ़ाई उसे डिटैच ना हो जाए। तो स्कूल्स डरते हैं इस चीज को अप्लाई करने से, पर स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। स्कूल शुड ऑल्सो बी इनकरेज्ड, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल्स का रोल बहुत जरूरी है बेटा इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए अच्छे टीचर्स का होना बहुत जरूरी है, जो इसको मजाक में ना ले जाएं, इसको बहुत सीरियसली बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इससे रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन हो सकती है, जितने भी मिथ होते हैं, उनको बच्चों को अवेयर कराएं, जिससे कि उनका जब वो ट्रांजिशनल फेज आता है तब उस समय दिक्कत नहीं होती उनको। और डिफरेंट टाइप के जितने भी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं या सेक्स एब्यूज, या आप समझ रहे हो ना, जितनी भी ऐसी चीजें होती है उससे वो बच पाएं, कहीं उसके समझ रहे हो ना, लाइफ उनकी कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो इसलिए स्कूल का भी रोल। तो अब हमने क्या बात की, सबसे पहले अवेयरनेस। इस आरसीएस प्रोग्राम का मेन टारगेट क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए मीडियम क्या यूज किया उन्होंने? ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया। किसने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर? आप बोलोगे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके अलावा मेन रोल किसका है? पेरेंट्स का है, टीचर्स का है, क्लोजली रिलेटिव्स का है और फ्रेंड्स का है। और किसका रोल इसके अंदर होना चाहिए? स्कूल्स का भी रोल होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? सेक्स एजुकेशन के लिए। चलो ठीक है, हमने बात मान ली कि मीडियम क्या होना चाहिए और कौन कौन से वो सिस्टम होने चाहिए जिसको जो एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें। तो अब बात आती है किस चीज की एजुकेशन, यानी क्या सेक्स एजुकेशन किस एस्पेक्ट में। तो अब ये वाली बात कर लेते हैं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट, किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, कि भाई मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एडोलसेंस में ये चेंज आते हैं, फीमेल के अंदर ये चेंज आते हैं, ठीक है। भाई मेल के अंदर मैंने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, फीमेल के अंदर oogenesis स्टार्ट होती है। जब बच्चियां जो होती हैं वो टेंशन लेती हैं क्योंकि ये टाइम आता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, और पहली बार जब ऐसी चीज होती है तो कहीं ना कहीं, ठीक है, दिमागी टेंशन या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और बहुत सारी चीजें, अगर उनको पहले से अवेयर कर दिया जाए, एजुकेट कर दिया जाए तो दिक्कत ही नहीं आएगी। सेम मेल के केस में भी ऐसा होता है, वहां स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पर्म का फ्लो होता है। तो वही सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं मिथ भी बन जाते हैं, ये क्या हो रहा है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात। दूसरा, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, मैंने अभी बताया, जब भी एडोलसेंस होती है यानी वही 11-12 साल वाली उम्र, ठीक है, फीमेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी कंपैरेटिव मेल थोड़ा पहले आ जाती है, समझ रहे हो ना। इसीलिए फीमेल के लिए जो मैरिजेबल एज रखी गई है वो 18, ठीक है, आपको पता है, और मेल के लिए 21, ठीक है, क्योंकि फीमेल में मैच्योरिटी कंपैरेटिव मेल पहले आती है, इसीलिए फीमेल की जो मैरिज वाली एज है वो 18 और मेल की 21, ये ध्यान रखना है आपको। तो एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस समझ में आ गए होंगे। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, अब लोग समझते तो है नहीं, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं हुई। तो भाई डिफरेंट टाइप के एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिनमें कई डिसीज तो ऐसे ट्रीटमेंट ही नहीं है उनका, ठीक है, और भाई एड्स, आप समझ गए ना, एड्स जो एचआईवी इन्फेक्शन, ठीक है, जैसी खतरनाक कंडीशन होती है। एड्स इज कैसे इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है बेटा एक तरीके से, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो पता होना चाहिए अगर सेफ और समझना सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे कंडीशन सामने आ सकते हैं, इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब अवेयरनेस नहीं होती तभी ये एक्सीडेंट होते हैं, और तभी एक्सीडेंट होते हैं तभी, आप समझ रहे हो ना, एड्स जैसी कंडीशंस या एसटीडी जैसी कंडीशन सामने आती हैं। तो ये वो एस्पेक्ट हैं जिससे रिलेटेड अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये वो एस्पेक्ट हैं जिससे रिलेटेड अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने ऑडियो विजुअल मीडिया का यूज किया, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, आपके क्लोजली रिलेटिव्स ने और फ्रेंड्स ने, और यहां तक कि स्कूल का भी पार्टिसिपेशन, इंकरेजमेंट होना चाहिए सेक्स एजुकेशन रिलेटेड दिस एस्पेक्ट। तो एक बात तो समझ में आ गई। तो अब तक हमने क्या बात करी, बिल्कुल मैं एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। सबसे पहले हमने बात की कि अकॉर्डिंग टू WHO
रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? अब छाप लेना ब्रेन के अंदर। आज मैं ये पूरा चैप्टर ब्रेन में, जो आज टॉपिक है, इसको ब्रेन में सेट करके ही जाऊंगा, ठीक है? टाइम ज्यादा हो या कम हो, ठीक है? हम दो हमारे दो, हाँ बेटा, हम दो हमारे दो, इट इज अ स्लोगन जो गवर्नमेंट का बहुत फेमस स्लोगन है, जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है? हम दो और हमारे दो, अगर ये चीज फॉलो हो गई ना तो रिप्लेसमेंट लेवल 0 हो जाएगा। मैं सुपर साइंस बताने वाला हूं आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम दो हमारे दो, रिप्लेसमेंट लेवल 0। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है वो कंट्रोल में हो जाएगी। रिप्लेसमेंट लेवल 0 यानी पेरेंट्स के 2 बेबी, ठीक है, वो आगे जाकर के वो पेरेंट्स बनेंगे तो उनके 2 बच्चे, यानी रिप्लेसमेंट लेवल 0, क्योंकि वो पीछे वाले खत्म होते जाएंगे। तो बहुत जरूरी है हम दो हमारे दो, गवर्नमेंट का इस स्लोगन का क्या एप्लीकेशन के भी अप्लाइड भी होना चाहिए। ओके ओके, क्लियर हो रहा है? समझते जाना। अब तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले एक स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? 4 एस्पेक्ट, 4 एस्पेक्ट बोले मैंने भाई। नंबर 1 फिजिकली हेल्दी, नंबर 2 फिजिकली के साथ साथ आप बोल सकते हो सोशली भी हेल्दी, बिहेवियर से हेल्दी, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? और बिहेवियर से सोशल, ठीक है, फिजिकली, और एक और बच्चा इसके अंदर स्लिप हो गया ब्रेन से मेरे, तो इमोशनल, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्स रिलेटेड बात आती है तो इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन चारों एस्पेक्ट में हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और ऐसी सोसाइटी जिसके इंडिविजुअल इन चारों एस्पेक्ट में हेल्दी हो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होती है। और सबसे फिर बात आती है भाई, दुनिया में पहली जो कंट्री थी इंडिया थी जिसने सबसे पहले इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके प्रोग्राम लॉन्च किया। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब लॉन्च किया? 1951 में। मॉडिफिकेशन क्या किया उसके अंदर? उसको मॉडिफाई किया, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ चाइल्ड हेल्थ को भी जोड़ा, क्योंकि स्वस्थ भारत तभी हो सकता है जब उसकी न्यू जनरेशन हेल्दी हो। आप समझ गए ना मेरी बात? तो इसको ऐड किया और बन गया RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो यहां तक ब्रेन में सेट। अब बात आती है RCH का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस। किसकी अवेयरनेस? इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस। मीडियम क्या यूज किया उसने? ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया यूज किया। किसने पार्टिसिपेट किया? गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा और किसने पार्टिसिपेट करना जरूरी है? मेन रोल किसका होना चाहिए? पेरेंट्स, टीचर, क्लोजली रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। और स्कूल का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इस सेक्स एजुकेशन को इनकरेज करने के लिए, ठीक है? पर इंडिया में देखा होगा कि समझ रहे हो, कहीं भी भाई फिजिक्स में भी टीचर अगर थोड़ी सी भी बात कर देता है कहीं तो तुरंत उसका मतलब कहां कनेक्ट कर देते हैं, और भाई समझ क्लास में हा हा हू स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में कंडीशन ही ऐसी है, पहले ब्रेन से मैच्योरिटी चाहिए तभी चीज हो पाएगी, इसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन से मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। हमारे इंडियंस के जो नए जो जनरेशन के बच्चे हैं वो मेंटली इमैच्योर हैं, जो आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो रियलिटी, ये रियलिटी है बेटा, इमैच्योरिटी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वो रिलेशन कहीं ना कहीं निकाल के कहीं और ले जाते हैं। ये तो बायो चल रही है, यहां तो पता नहीं क्या, ठीक है? तो समझना मेरी बात। तो अब बात आती है किस की अवेयरनेस, वो मैंने क्लियर कर दी। ये वो एस्पेक्ट हैं जिसकी अवेयरनेस के लिए इन सब का होना जरूरी है। फर्स्ट मैंने बताया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकंड मैंने बताया एडोलसेंस एंड, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। और सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ सकता है, लाइक STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बहुत डेंजरस होती हैं, आगे बताने भी वाला हूं मैं। और एड्स जैसी डेंजरस प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है अगर इंडिया को बचाना है इन डिसऑर्डर से। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी क्या बनाई, अब सुनो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कहीं ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने एनसीईआरटी को ही इस तरीके से मोल्ड किया है कि आपके ब्रेन में सेट हो जाए, ठीक है? एनसीईआरटी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि डेटा बेस है, डेटा में एडिशनल चीजें ऐड नहीं कर सकता, मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, टोटल एनसीईआरटी डेटा। हाँ, आगे मैकेनिज्म कराऊंगा, वो मैं एडिशनल कराऊंगा, कंसेप्ट सारे जो मैकेनिज्म होंगे, ड्रग जितने भी होंगी किस तरीके से काम करती हैं, अभी एनसीईआरटी डेटा आपके दिमाग में सेट करूंगा मैं बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से। अब आगे बात आती है स्ट्रेटेजी क्या है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट किस तरीके से उसको अप्लाई करेगी। अब देखो, गवर्नमेंट ने टारगेट किया 2 लोगों को, भाई सबसे ज्यादा ढूंढा क्या? ऐसे कपल, समझना,
ऐसे कपल जो भाई फर्टाइल हो, फर्टाइल का मतलब है रिप्रोडक्टिव एज में एंटर कर चुके हो। दूसरा, या मैरिजेबल एज वाले जो भाई मैरिज होने वाली है या हो चुकी है उनकी, उनको टारगेट किया। उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है इन दो लोगों को, ठीक है भाई। किस किस को टारगेट किया भाई? फर्टाइल कपल को टारगेट किया और जो मैरिजेबल एज ग्रुप है उनको टारगेट किया। भाई इनको अगर एजुकेट कर दिया तो काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। ये उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो स्ट्रैटेजी में क्या भाई, दो लोगों को टारगेट किया, एक तो जितने भी फर्टाइल ग्रुप हैं और जो मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, जहां पर ऐसी समस्याएं आने की संभावना है, उनको टारगेट करना स्टार्ट किया। अब बात आती है भाई क्या इनको किस चीज की एजुकेशन देनी चाहिए इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग? उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन सी ऐसी डिवाइस हैं जो बर्थ कंट्रोल में भाई यूज होती हैं, यानी डिफरेंट टाइप के अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। क्या क्या बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कितने गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है विदाउट एनी कॉस्ट। ये सब चीजें उनको अवेयरनेस होनी चाहिए जो इस स्ट्रेटेजी में आती है, इस एजुकेशन के अंदर आती है। आप समझ रहे हो, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसकी एजुकेशन इन लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये इंडिया, आपको शायद अगर बैक में जाओगे कुछ साल पहले, तो हमारी इंडिया के अंदर जब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, ठीक है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं ना कहीं संपर्क रखते हैं तो वहां फीमेल्स को बहुत प्रायोरिटी नहीं मिलती, वहां मेल्स को प्रायोरिटी मिलती है हर चीज की, ठीक है। फीमेल्स को तो मतलब घर में बंद कर दिया जाता है, जिंदगी भर चूल्हे चौका, मतलब समझ रहे हो ना, खाना बनाना यही काम होता है वहां पर, ठीक है। वो बेचारी बाहर भी नहीं जा सकते, सोचो ये कंडीशंस होती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी समझ रहे, उनको बहुत केयर नहीं की जाती थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इसी वजह से ज्यादा था। वो समझते ही नहीं थे इस वाली बात को। अगर मदर हेल्दी नहीं है तो बेबी कहां से हेल्दी हो जाएगा? भाई घर में अच्छा खाना बनाया है तो पहले तो वहां पर जो भी मेल है उनको दिया जाएगा, बचा कुचा जो झूठा बचा कुचा तब फीमेल को मिलता था। ये रियलिटी बता रहा हूं। अब तो समय निकल गया, वो समय नहीं है अब, पर कहीं हो सकता है अभी बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां ऐसा चीज होती हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट ये बहुत समय पहले की बात है, ऐसा होता था। तो कहीं ना कहीं अगर फीमेल प्रेगनेंसी का केस है, उसको भी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही तो बेबी बताओ कहां से ग्रो कर जाएगा? फिर भी वो पैरासाइट है, यानी नेचर ने उसको एक कैपेसिटी दिया है, वो मदर की हर चीज को यूज करने में कैपेबल है, ठीक है, तो वो ग्रो करेगा। इट इज एंडो पैरासाइट, पैरासाइट की तरह वो ग्रो करेगा और मदर का इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा। मदर की डेथ हो सकती है, पर वो हर संभव कोशिश करेगा अपने जीवन को बचाने की, चाहे मदर की डेथ ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो पैरासाइट की तरह ग्रो करता है, बिल्कुल पैरासाइट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उस समय तभी कहते हैं फीमेल्स के अंदर या मदर के अंदर डिफरेंट टाइप के रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तभी तो बहुत ज्यादा केयर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उस समय उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल लो हो जाता है, तभी तो उस समय उसके अंदर रिसेसिव डिसऑर्डर के डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तभी तो हमारे देखा होगा डिफरेंट टाइप की जो माताएं हैं या जो मदर्स हैं बेटा, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीमार होती हैं। नहीं, बहुत सारे डिसऑर्डर तो पहले नहीं थे, आफ्टर, ठीक है, बेबी बर्थ के बाद वो डिसऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। ये आपने खूब देखा होगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर केयर नहीं हुई, ठीक है। बहुत जरूरी है प्रॉपर केयर। तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ये एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड हमने बात की पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड फीटस। ये इंडिया की बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इंडिया के अंदर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया था, सॉरी मतलब 11th वाले उसमें आपने पढ़ के आए होगे, तो वहां भी मैंने बोला था क्या, मरासमस एंड क्वाशरकोर इंडिया में भरे पड़े हैं बच्चे मरासमस के। मरासमस समझते हो, सूखा रोग कहते हैं इसको। 1 साल तक के यानी इन्फेंट के अंदर ये रोग देखने को मिलता है, ठीक है, यानी बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, सोचो, ठीक है, ये कंडीशन है। तो बच्चे भाई सूखा रोग हो जाता है, मरासमस हो जाती है उनको, ठीक है, उनका हड्डियों का कंकाल दिखना चालू हो जाता है। ऐसे केस इंडिया में भरे पड़े हैं। क्वाशरकोर जो 1 से 5 साल तक के बच्चे को होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, समझ रहे हो, प्रोटीन की कमी से पेट फूल जाता है, ठीक है, ओबेसिटी नजर आती है, ठीक है, ओडिमा नजर आता है और बॉडी के लिम्स बिल्कुल थिन हो जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो इसीलिए आफ्टर बर्थ मैटरनल केयर, क्योंकि मदर को नॉर्मल होने में
कम से कम 6 मंथ का टाइम लगता है। और इधर फीटल की केयर मतलब चाइल्ड की केयर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए पोस्ट निटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड इस प्रोग्राम में स्ट्रेटेजी में इंक्लूडेड है। इंपॉर्टेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आपको बता भी चुका हूं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें आईजीए एंटीबॉडी होती है जो उस बेबी को पैसिव इम्यूनाइज करती है, क्योंकि नेचर के अंदर आया है वो। ठीक है, भाई स्टार्टिंग में तो वैक्सीन लगनी जाएगी, पहली वैक्सीन लगती है बीसीजी, ठीक है, बताऊंगा आगे मैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की होती है। पर भाई कब तक बीसीजी? ये तो अब लगना स्टार्ट हुई। तो नेचर ने ऑलरेडी, भाई आप बिल्कुल जंगल में रहते हो मान के चलो, ठीक है, वहां पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, या पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, नेचुरल कंडीशन में, तो नेचर ने आपको क्या दिया? नेचर ने ऑलरेडी मदर के ब्लड में पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यानी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी बना दिए आईजीए, जो उस बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। और जो मदर का मिल्क होता है हाईली प्रोटीन रिच होता है, जो कहीं ना कहीं बेबी को मरासमस और क्वाशरकोट जैसे रोगों से बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि बेबी ग्रोथ कर रहा है। भाई स्टार्टिंग फेज में ही तो क्या चाहिए? भाई ब्रेन का डेवलपमेंट 5 से 8 साल तक होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 साल तक आप समझो। तो अब ब्रेन का डेवलपमेंट होना है, बॉडी का डेवलपमेंट होना है, प्रोटीन तो मेन सोर्स है, तो प्रोटीन ही नहीं है तो डेवलपमेंट कहां से होगा? आप समझ गए। इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये मेरे सामने का केस बता रहा हूं, बिल्कुल रियल केस। ठीक है, एक मेरे नोन थे, उनका भाई मेरे सामने की बात है, जब देखा मैंने, उनकी एक पहली बिटिया हुई। ठीक है, बड़े खुश थे, धूमधाम से बनाया। फिर सेकंड टाइम भी उनने बिटिया हुई तो बड़ा, ठीक है, खुश थे, पर उतने खुश नहीं थे जो पहली बार जितने थे। ठीक है यार, सेकंड टाइम तो भाई बेटा होना चाहिए था, ऐसा सोचा उन्होंने। फिर कोई नहीं, बेटा का, अब उनकी बेटे के अंदर ख्वाहिश बढ़ गई कि 2 बिटियां हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने फिर जाकर के थर्ड टाइम में यार फिर तीसरा, मतलब वही आप प्रोग्राम दिया, क्या चक्कर है, उन्हें फिर से बिटिया हो गई। तो क्या हो गया, मतलब समझना 3 बिटियां हो गई, जितनी बिटियां 3 हो गई, तो अब बेटे की ख्वाहिश और बढ़ गई उनके अंदर, नहीं अब तो एक बेबी और करेंगे। मैंने यार बहुत है यार, 3 बच्चे, ठीक है, आगे क्या, ठीक है ना, अब तो एक और। ठीक है, तो अब चौथी भी बिटिया हुई, और ऐसी सीरियल के अंदर 6 बिटियां हो गई और बेटा नहीं हुआ। अगर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देते दोनों को, भाई बेटा और बेटी में क्या अंतर है? ठीक है, कोई अंतर नहीं है। भाई बेटी भी केयर करती है पेरेंट्स की आफ्टर, ठीक है, मैरिज, और बेटा भी केयर करता है, पर बेटा फिर भी आप देखे होंगे कुछ पता नहीं, कोई बेटा बेटी दोनों ही केयर कर सकते हैं और दोनों ही केयर नहीं कर सकते, इसलिए दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जबकि मैं देखता हूं कि बेटियां ज्यादा केयर कर रही हैं कंपैरेटिव, समझ रहे हो ना। तो सीधी सी बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो अब तो खैर मिल रही है, पर एक टाइम था जब नहीं मिलती थी, इसलिए फीमेल फिटिसाइडल के केस बहुत ज्यादा थे। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू, ठीक है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन, ये पता होनी चाहिए हर किसी को कि आप 6 बच्चे पैदा कर रहे हो। भाई नेचर, अर्थ लिमिटेड है, ग्लेशियर कंटिन्यू डिसॉल्व हो रहे हैं, जो टेरेस्ट्रियल वाला पार्ट है, लैंड वाला पार्ट है, गायब होता जा रहा है, ढेर सारे, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है बेटा। ठीक है, और ढेर सारे आइलैंड कम होते जा रहे हैं, यानी वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लैंड का लेवल कम होता जा रहा है। अगर ओवर पॉपुलेशन बढ़ती रही, कहां खाओगे, कहां पियोगे? ठीक है भाई, सीधी सी बात है, नेचर में फूड रिसोर्सेज, शेल्टर लिमिटेड है, ये पता होनी चाहिए। और ऐसा जब होगा तो मैंने बताया ना, प्रकृति क्या करने वाली है? रिवेंज लेने वाली है, जो ले रही है, ऐसा ही होगा। तो सीधी सी बात है, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हर किसी को पता होना चाहिए कि जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ऐसा ही भाई चलेगा तो ऐसा ही, कोई मानेगा तो है नहीं, तो क्या होगा आगे जाकर के? जो अब हो रहा है इससे भी खतरनाक कंडीशंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और एजुकेशन किसकी होनी चाहिए भाई? सोशल, ठीक है, एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, बिल्कुल, क्योंकि इसके बारे में भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये वो पॉइंट है, ठीक है, जो स्ट्रेटजी में इंक्लूड किए गए। वो स्ट्रेटजी क्या थी? तो मैंने बताया, 2 लोगों को सेलेक्ट किया, नंबर 1 जो फर्टाइल ग्रुप थे, नंबर 2 जो मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग थे। उनको किस किस चीज की एजुकेशन दी भाई? उनको एजुकेशन दी गई क्या कि मार्केट में या किस किस तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं, जो, ठीक है, कह सकते हो अनचाहे बच्चे को होने से रोकने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, कई भाई मैरिजेबल ग्रुप के एज ग्रुप के लोग होते हैं, भाई मैरिज की पता ही नहीं था, बेबी हो गया, समझना मेरी बात।
ऐसे ही उनको पता ही नहीं चलता कब बेबी की लाइन लगती जा रही है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कंट्रोल कैसे किया जाए। तो एजुकेशन होनी बहुत जरूरी थी। आज की डेट की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत समय पहले की बात कर रहा हूं। आज की डेट में तो एजुकेटेड, भाई ये कंडीशन ऑलरेडी एजुकेटेड लोग हो रहे हैं और गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम सक्सेस भी हो रहा है, पर ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है। बस एक यही चीज थोड़ी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हम डेवलप्ड होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम समझ रहे हो ना, लोगों को मरने से बचाने में कैपेबल हैं, ठीक है, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही। ये मेन कारण भी है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर मैंने बता दिया, भाई मदर जो प्रेगनेंसी का केस है उस समय केयर करनी बहुत जरूरी है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड फीटस बहुत जरूरी है। तीसरा केस भी मैंने क्लियर कर दिया, पोस्ट नेटल केयर। इंपॉर्टेंस ऑफ, ठीक है भाई, मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड हो, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ये भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये 4-5 पॉइंट बता दिए मैंने। और अवेयरनेस अबाउट, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल ग्रोथ, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं जो इस स्ट्रैटेजी में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या बात की? हमने बात की कि इस प्रोग्राम में इसके ऑब्जेक्ट क्या थे, अवेयरनेस, किस तरीके से इस अवेयरनेस को फैलाया गया, किस किस का इन्वॉल्वमेंट था और किसकी एजुकेशन वो इंक्लूड हो गई। स्ट्रेटेजी के अंदर हमने क्या बात की? स्ट्रेटेजी में 2 ग्रुप को सेलेक्ट किया और उन ग्रुप को इन कुछ पॉइंट्स बताए, इनकी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। अभी इतनी सी बात की है। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या इंक्लूड किया गया। भाई ये सब बातें ठीक हैं, भाई बात सुनने में तो ठीक लग रही है, पर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कब हो सकता है? तब हो सकता है जब हर गांव के अंदर, ठीक है, हॉस्पिटल्स हों, ठीक है, अच्छे लेवल के। तब हो सकता है जब वहां पर अच्छे लेवल के डॉक्टर्स अवेलेबल हों, जो इंडिया में नहीं है। ये रियलिटी बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, अच्छे डॉक्टर्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो सब बाहर निकल जाते हैं। और इंडियन डॉक्टर की रिक्वायरमेंट क्या, डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। आपको पता नहीं है ये वाली बात, अभी तो इंडिया के डॉक्टर की कमी है। तभी तो मैं कहता हूं अगर अच्छी रैंक ले आए तो, समझ रहे ना मेरी बात, सुपर लेवल पे हो गए आप, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यही एक ऐसा फील्ड है जिसकी डिमांड हर समय मेंटेन रहेगी बेटा, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए। तो बस बेस्ट फील्ड चूज किया है आपने, दम लगा दो, बस बैकलॉग मत आने देना। वहां तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है, ठीक है, वहां तक पहुंचोगे, बस बैकलॉग मत आने देना किसी भी कारण से। बस एक ही चीज है, बैकलॉग, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बैकलॉग ही खत्म कर देता है मामला सारा का सारा। बैकलॉग मत आने दो, टाइम टू टाइम प्रेजेंट को बेटर रखो, चलते रहो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस प्रोग्राम में क्या किया गया? जगह जगह प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए गए, हॉस्पिटल्स बनवाए गए, ठीक है। जो बेसिक लेवल की डिस्पेंसरीज थी वो बनवाई गई बेटा। ये पहला इसका इंप्लीमेंटेशन था। और सेकंड इंप्लीमेंटेशन क्या था? प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिए, कई जगह ऐसे भी हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है बट अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे भी देखे हैं मैंने, बहुत सारी जगह हैं। मैंने बताया भाई एक्सपर्टीज का होना, प्रोफेशनल्स का होना, यानी अच्छे डॉक्टर्स का होना वहां जरूरी है, तभी तो काम हो पाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, डॉक्टर भी हैं, पर मटेरियल सपोर्ट ही नहीं है। समझ रहे हो, जैसे आज की डेट में देख रहे हो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो क्या कर लेंगे डॉक्टर, क्या कर लेंगे हॉस्पिटल्स, अगर मटेरियल सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हो, प्रॉपर ड्रग्स नहीं है, मटेरियल सपोर्ट नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, ठीक है, तो भी मामला बिगड़ जाएगा। ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए। समझ गए ना? पहले मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, इनमें से ऑप्शन करेक्ट और इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो ध्यान रखना है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का होना चाहिए वहां पर, और मटेरियल सपोर्ट होनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं, तो समझ रहे हो ना, आप स्वस्थ भारत का सपना देख सकते हो। ये चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। चलो ठीक है, ये होनी चाहिए, पर इनका भाई कहां, आप समझना, दीज आर एसेंशियल। किस चीज के लिए जरूरी है, हम क्यों बोल रहे हैं सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए? ये ऐसी आर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये जो मेडिकल असिस्टेंसी है, केयर टू पीपुल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए? अब देखो नॉर्मल क्या प्रॉब्लम आती है ग्रामीण क्षेत्रों में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी की। मदर प्रेग्नेंट है पर हॉस्पिटल किलोमीटरों दूर है, जिसकी वजह से केयर नहीं हो रही है उसकी, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट हो गया, पार्चुरेशन का टाइम आया, उस समय, ठीक है, तो आप समझ रहे हो प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होने की वजह से बच्चे की बर्थ पहले ही हो जाती है या डेथ भी हो जाती है, मैटरनल और फीटल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। तो
क्या जरूरी है किसके लिए? प्रेगनेंसी का केस, उसके लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए। डिलीवरी का केस, उसके लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं हुई तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। यानी अगर एसटीडी जैसे रोग हो गए तो एक्सपर्टीज का होना बहुत जरूरी है, वही प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इनिशियल फेज में ट्रीटमेंट हो गया तो ठीक है, अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो वो समझ रहे हो क्यूरेबल नहीं है। एसटीडी में बताने ही वाला हूं कौन कौन से डिसऑर्डर ऐसे हैं जो क्यूरेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एबॉर्शन, भाई ऐसा मतलब बहुत सारे केस होते हैं एबॉर्शन के, ठीक है, कि बेबी कंसीव हो गया बट मदर उसको कंसीव करने में कैपेबल नहीं है, मतलब उसकी हाइट बहुत कम है या यूट्रस में एबनॉर्मलिटीज आ गई है, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो एबॉर्ट कराना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर एबॉर्शन की फैसिलिटी नहीं है उस क्षेत्र में तो मैटरनल डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा अनवांटेड भी नहीं चाहते थे तब भी बेबी कंसीव हो गया तो ऐसे केस में भी गवर्नमेंट कहती है आप एबॉर्ट करा सकते हो, ठीक है। रेप का केस होता है तो अभी एबॉर्शन कराया जा सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम। तो ये फैसिलिटी तो होनी चाहिए। या कॉन्ट्रासेप्शंस, भाई ये कॉन्ट्रासेप्ट, भाई हमने बोल तो दिया कि गवर्नमेंट आपको डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तभी तो लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो वो फैसिलिटी तो होनी चाहिए। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी आती हैं फीमेल्स को, ये कॉमन प्रॉब्लम, तो इसके लिए भी, ठीक है, इन फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट जरूरी है। और इनफर्टिलिटी जिसके केस दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? एक तो डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट इसको लीड कर रहे हैं इनफर्टिलिटी को, नंबर 1। नंबर 2, जंक फूड इसको लीड कर रहा है। जितना भी डिब्बाबंद फूड है, जंक फूड है, जितना भी केमिकल्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं, उसको लीड कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी कंटिन्यू होती जा रही है। मैं तो कह रहा हूं आगे जाकर के अगर आप, ठीक है, इनफर्टिलिटी सेंटर ही खोल देंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब भी सेंटर खोल देंगे, खूब कमाई है। और आज के डेट में वो हो भी रहा है क्योंकि इसके केस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ेंगे क्योंकि इंसान सुधरने वाला नहीं है, ठीक है। वो जंक फूड पर, इन चीजों पर डिपेंड है। और समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एल्कोहल कंटिन्यू बढ़ता, भाई एल्कोहल एडिक्शन लोगों को छोड़ नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे एल्कोहल एडिक्ट हो रहे हैं और जो इनफर्टिलिटी को लीड करता है, स्मोकिंग एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस, ड्रग्स, ये सब इनफर्टिलिटी को लीड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि स्टेरिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं है पर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है। इनफर्टिलिटी जो होती है वो रिवर्सिबल होती है अगर ट्रीट किया जाए, प्रॉपर खिलाया पिलाया जाए, स्पर्म काउंट फिर से मेंटेन हो जाए और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आप इंप्रूव कर सकते हो। पर एक बार स्टेरिलिटी आ गई तो वो इरिवर्सिबल होती है। इनफर्टिलिटी रिवर्सिबल होती है। जैसे आप समझते होंगे, एक होती है सेनिसेंस और एक होती है एजिंग, ठीक है। एजिंग किसी भी एज में आ सकती है, आपकी एज में एजिंग आ सकती है। अगर आप प्रॉपर खाओगे पियोगे नहीं, डिप्रेशन में पड़े रहोगे, टेंशन लिए रहोगे, बैकलॉग का रोना रोते रहोगे, आप समझ रहे हो ना, आपको एजिंग आ जाएगी, ठीक है। टेंशन लोगे, डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। डोपामाइन का लेवल बढ़ जाए, डोपामाइन बोल गया मैं। टेंशन लोगे, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि कॉर्टिसोल एंटी इम्यूनिटी को सप्रेसर का काम करता है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, खाना पीना बंद हो जाएगा, आपकी झुर्रियां आने चालू हो जाएंगी। आप ही की एज पर बता रहा हूं मैं, आपको क्या हो जाएगी, एजिंग के इफेक्ट आने हो जाएंगे। पर एजिंग रिवर्सिबल होती है। पर एजिंग को अगर इग्नोर किया गया तो ये लीड करती है सेनिसेंस को, और सेनिसेंस इरिवर्सिबल होती है। सेनिसेंस जानते हो कि प्लांट में भी पढ़ रखी होगी आपने, ठीक है। तो सेनिसेंस इरिवर्सिबल होती है, इसलिए एजिंग को डिले करो, सेनिसेंस अपने आप डिले हो जाएगी और आप लॉन्ग लाइफ यंग रहोगे बेटा। ये ऐसा मैं नहीं बोलता, मेडिकल साइंस बोलती है। तो लॉन्ग लाइफ यंग रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजिंग को डिले करो। एजिंग डिले होगी तो सेनिसेंस अपने आप डिले हो जाएगी। आप समझ गए ना मेरी बात। तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए 3 इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, ये होना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक एक्सपर्टीज का, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का होना बहुत जरूरी है, और मटेरियल सप्लाई का होना जरूरी है, ठीक है। तब जाकर के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। समझ गए होगे मेरी बात। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है इंप्लीमेंटेशन में और क्या। ये तो भाई बात होगी 3 चीजों की, पर इतने से काम चल जाएगा नहीं। टाइम टू टाइम नई नई टेक्नोलॉजी का भी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, उनकी डिस्कवरी होनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन, मैसिव, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, मैसिव चाइल्ड्स, उनको इम्यूनाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए।
इसके अलावा डिफरेंट टाइप की मेथोडोलॉजी, नई नई टेक्निक ढूंढते रहना चाहिए जो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और बेटर करने में कैपेबल हो। तो अब बताती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, इसमें और भी इंक्लूडेड है। तो अब तक हमने क्या क्या बात कर ली, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि दिमाग में एकदम आपके छप जाए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बेटा, यस या नो? व्हाट इज द सेनिसेंस सर? अरे सेनिसेंस नहीं समझते बेटा, बुढ़ापा। सेनिसेंस मतलब बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा ध्यान रखना, बुढ़ापा का मतलब है इरिवर्सिबल, आपके वो जीन एक्टिवेट हो गए जो आपकी प्रोटीन को ब्रेक करना चालू कर देते हैं। ठीक है, प्रोटियासोम एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल मैं रियलिटी बात बता रहा हूं। सेनिसेंस का मतलब होता है उन जीन का एक्टिवेट हो जाना जो ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो हमारे ही बॉडी के प्रोटीन को खाना चालू कर देते हैं। ठीक है, और एक बार वो एक्टिवेट हो गए तो भगवान भी आ जाए ना, आपको बचा नहीं सकते। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, रिवर्स में साइकिल चालू हो गई, क्योंकि वो प्रोटीन क्या करते हैं, लाइक अ प्रोटियासोम। वो भाई पूरी मैकेनिज्म है, इस पर तो नोबेल प्राइज मिला है बेटा 3 साइंटिस्टों को। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर उन्होंने समझाया कि किस तरीके से अपने ही बॉडी के प्रोटीन अपने ही प्रोटीन को डिग्रेडेट करते हैं, उनकी फ्लैगिंग की जाती है। इसको बोलते हैं यूबीक्यूटिनाइजेशन। यूबीक्यूटिन का पॉलीमराइजेशन करके फ्लैगिंग कर दिया जाती है, भाई इसको खत्म कर दो, तो प्रोटियासोम आते हैं, उन्हीं को पकड़ के खा जाते हैं। फिर जिसकी प्लगिंग कर दी जाती है, भाई इसको खत्म करना है, वो आते हैं उसको खा जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारी प्रोटीन का डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, हमारी स्किन हमारी मसल से अलग होना चालू हो जाती है, बीच के कनेक्टिव टिश्यू गायब हो जाते हैं बेटा, क्योंकि डीजेनरेशन स्टार्ट हो गया, सेनिसेंस स्टार्ट हो गई, बुढ़ापा स्टार्ट हो गया। अब रिवर्स में साइकिल चल दी। और ये सच है, रियलिटी है। ठीक है, सबको जाना है, पर प्रॉपर तरीके से अगर सिस्टम चल रहा है तो बहुत बेटर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सेनिसेंस वाला कंसेप्ट क्या है। और क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज सेनिसेंस, समझा दिया बेटा। ओके, नो हिंदू मुस्लिम, ये कहां से आ गया बेटा? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये चीजें तो आनी ही नहीं चाहिए कभी हमारे बैच के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस साफ साफ कहती है कि ओरिजिन किस तरीके से हुआ, सब एक ही हैं। ठीक है भाई, इंटरनल्स देख सब कहीं कोई तो इंसान ने अपनी रोटी पकाने के लिए सिस्टम बनाए सारे के सारे, भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये ध्यान रखना है। रियलिटी में सब इंसान हैं, सब एक ही हैं, सबका ओरिजिन एक ही तरीके से हुआ है। समझ रहे हो ना, अपनी रोटी अपना सिस्टम बनाने के लिए सिस्टम जो बनाए गए सबको अलग अलग करने के लिए, क्योंकि ये आप जानते हो जब तक लोग अलग नहीं रहेंगे, आप समझ रहे हो, फूट नहीं पड़ेगी, तब तक ये सिस्टम, समझ गए होगे, तो बस कि सब एक हो गए तो फिर किसी की काम ही नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, अरे बेटा मेरी बैच में ये चीजें नहीं चलेंगी, इंडिया पाकिस्तान मत करो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक्टिवेटेड। सर प्लीज स्टॉप चैट, अगर आप ऐसे करोगे तो चैट वास्तव में स्टॉप हो जाएगी। बिल्कुल एकदम एक्टिवेट रहो। टोटल मेरा कंसेप्ट क्या था, आज इस टॉपिक को आपके ब्रेन में एकदम ऐसा सेट करूंगा, परमानेंट सेट हो जाए, क्योंकि मैंने आज तक देखा बच्चे एनसीईआरटी को इस टॉपिक को याद नहीं कर पाते, कभी वो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो पर मैंने कोशिश की थी आज कि जब भी मैंने कोशिश की है कि अपनी क्लास के अंदर बच्चों के दिमाग में सेट करके आऊंगा, तो वो तभी पॉसिबल है। ऑफलाइन में तो मैं कर लेता हूं, ऑनलाइन में आप मेरे सामने नहीं हो इसलिए नहीं कर पाता, पर मैं बस मान के चल रहा हूं कि आप ध्यान से सुनोगे तो वास्तव में सच कह रहा हूं आपके टिप्स पर आने वाला है। पूरा फोकस करो। फिर से स्टार्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4 एस्पेक्ट बताए मैंने, अगर उन 4 एस्पेक्ट में कोई हेल्दी है तो एक्चुअल में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। और इन चारों एस्पेक्ट रखने वाली सोसाइटी जिसमें सारे मेंबर में चारों एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। फिर मैंने बात की भाई कि इंडिया पहली कंट्री थी पूरी दुनिया ने जिसने पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके प्रोग्राम लॉन्च किया। कौन सा प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब लॉन्च किया, 1951 में। ठीक है, बाद में जाके इसको मॉडिफाई किया और चाइल्ड हेल्थ केयर जोड़ दिया इसके अंदर, तो क्या बन गया, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका मेन पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, अवेयरनेस। किसके थ्रू, आप बोलोगे ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया। किसका पार्टिसिपेशन था, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। मेन रोल कौन प्ले करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पेरेंट्स, टीचर, क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और किसका इसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है, स्कूल्स का पार्टिसिपेशन। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, वो प्रॉब्लम्स क्या थी। ठीक है, आप बोलोगे 4-5 प्रॉब्लम मैंने बताई बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की इसके अंदर, उन प्रॉब्लम्स के अंदर बात करते हैं
सबसे पहली प्रॉब्लम हमने बात की थी इसके अंदर स्ट्रेटजी के अंदर, भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नॉलेज एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। दूसरी हमने इसके अंदर बात की बेटा कि एडोलसेंस, भाई आपकी जो एज है और रिलेटेड चेंजेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने बात की इसके अंदर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, अगर वो नहीं होगी तो एसटीडीज और एड्स जैसी बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी है। फिर इसको, भाई ये समझ में आ गया। फिर इसको सक्सेसफुल करने के लिए जो इस प्रोग्राम में स्ट्रेटेजी बनाई गई, उसके लिए 2 टाइप के ग्रुप सेलेक्ट किए और उन ग्रुप को किस टाइप की एजुकेशन देना बहुत जरूरी था या दी गई इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, ये हमने बात कर दी। भाई क्या क्या अवेलेबल बर्थ कंट्रोल डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। अगर मदर, ठीक है, प्रेगनेंसी का केस है तो उसकी केयर बहुत जरूरी है। पोस्ट नेटल मदर की और फीटस की, चाइल्ड की केयर बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए पता होना चाहिए। मेल और फीमेल बेबी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इसकी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, अगर वो बढ़ती रही तो उससे क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं फ्यूचर में, कितनी जल्दी सिस्टम खत्म हो सकता है, शेल्टर फूड लिमिटेड है, उसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसके अलावा जितने भी सेक्स रिलेटेड एब्यूज और रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उसकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो ये मैंने वो एस्पेक्ट बताए थे जिसके लिए जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई। फाइनली सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए मैंने क्या बताया, भाई 3 चीजें बात की सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसके अंदर, और मटेरियल सप्लाई होनी चाहिए। ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किस प्रॉब्लम के लिए होते हैं मैंने बताया। भाई सबसे पहली प्रॉब्लम बात की हमने भाई प्रेगनेंसी की, फिर प्रेगनेंसी के बाद किसकी बात की, डिलीवरी की, एसटीडी की, एबॉर्शन की, कॉन्ट्रासेप्शन की, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और इसके अलावा इनफर्टिलिटी। इन सब की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इस सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन का होना बहुत जरूरी है। फाइनली क्या खाली इतना इंप्लीमेंटेशन से काम चल जाएगा ना, अकेला इतने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी का भी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो बात बता रहा हूं उस पर क्वेश्चन बनता है। स्टैट्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस, यानी संवैधानिक, ठीक है, बैन होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए किसके ऊपर, एमनियोसेंटेसिस पर। एमनियोसेंटेसिस समझते हो, अभी बताने वाला हूं, ये टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस जो बनाई गई थी किसके लिए, भाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। टेक्निक तो अच्छी है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का आइडेंटिफिकेशन, बस जिसके लिए बनाई गई थी वही उपयोग हो, पर उपयोग भाई रोक किस पर होनी चाहिए, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के साथ साथ एक्स और वाई क्रोमोसोम को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स जब फीमेल, मैंने बताया ना उस समय फीमेल के केस के अंदर फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फीमेल अगर बेबी है तो अक्सर कर लोग एबॉर्ट करा देते हैं। तो क्या होना चाहिए भाई, स्टैट्यूटरी बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए, संवैधानिक रूप से इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस टेक्निक का कहां पर उपयोग होना, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। टू लीगली चेक इंक्रीजिंग, ठीक है, मेनेस ऑफ द फीमेल फिटिसाइड, जो फीमेल फिटिसाइड के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है, आप समझ रहे हो, फीमेल फिटिसाइड समझते हो, फीमेल फिटस की डेथ, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग, मिसयूज होता है और सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, एक्स और वाई क्रोमोसोम के आइडेंटिफिकेशन के अंदर, जिससे फीमेल फिटिसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि इसको भाई इस तरीके से, ठीक है, स्टैट्यूटरी बैन किया गया है, इसमें मतलब इंक्लूडेड है। इसके अलावा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन बताया था मैंने, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है, जो एक अच्छे, तभी आगे जाकर के एक अच्छा भारत बन सकता है जब हमारे जो न्यू जनरेशन है वो प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइज हो, ठीक है। आर सम प्रोग्राम दैट, ठीक है, मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शंस, ठीक है। अब बताते हैं एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि हमने बात की एमनियोसेंटेसिस, भाई एमनियोसेंटेसिस पर संवैधानिक रूप से प्रतिबंध होना चाहिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो पता तो होना चाहिए कि एमनियोसेंटेसिस है क्या, भैया आप बात कर रहे हो सर एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस बेटा एक सिस्टम, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम टेस्टिंग के थ्रू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फीटल इन्फेक्शन, जैसे अब देखो मैंने बताया था ना, कोई फीमेल अगर लेट एज में मैरिज करती है, लेट एज में मैरिज करती है तो उसका ओवा, जो उसकी मियोसिस रुकी पड़ी थी जन्म लेने से पहले, फिर वो प्यूबर्टी तक आई, रुकी हुई थी, प्यूबर्टी से उसने मान लो 35 ईयर के बाद मैरिज की, उसके बाद बेबी कंसीव किया 40 ईयर पर, तो सोचो
वो 40 सालों से जो मियोसिस रुकी हुई पड़ी है, तो वहां क्रोमोसोमल डिसजंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ऐसा होने पर बेबी की एबनॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसको ट्राइसोमी, समझ रहे हो ना, उसको डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस टेक्निक से हम क्या करते हैं भाई, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज बेबी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्या कहीं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। अगर लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको एबॉर्ट कराने की गवर्नमेंट परमिशन दे देती है, ठीक है, जिससे कि भाई एबनॉर्मल बेबी अगर दुनिया में है उससे अच्छा है वो ना आए तो ज्यादा बेटर है। तो समझ रहे हो ना। तो एमनियोसेंटेसिस की बात करते हैं, किस किस केस में एमनियोसेंटेसिस को यूज करते हैं, क्वेश्चन आता है। वो कौन कौन से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं जहां पर इसको यूज करते हैं। तो आपको डाउन सिंड्रोम याद रखना है, हीमोफीलिया ध्यान रखना है, सिकल सेल एनीमिया ध्यान रखना है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये 4 डिसऑर्डर्स हैं बेटा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये बताया भी था हमने, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन को बनाने वाले जीन के अंदर अगर डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो वहां आप लोग एक काम कर सकते हो, ध्यान रखना, सारे 12th वाले बच्चों से मैं इतने कहूंगा कि उम्मीद के लेक्चर देख लेना, मैं सच कह रहा हूं, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छा, ठीक है। तो जहां भी दिक्कत आ रही है, 11th वाला कोर्स अगर कमजोर है, कहीं दिक्कत आ रही है, उम्मीद के लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेंगे, सच कह रहा हूं। कहीं ना कहीं पैरेलली अगर टाइम मिलता है तो उम्मीद का, जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा है, जैसे यहां चल रहा है तो यहां पर हार्मोन वाला चैप्टर आप देख सकते हो उम्मीद से, ठीक है। कोई भी चैप्टर का कोर्स मतलब कनेक्शन कहीं बैठ रहा है तो आप उम्मीद का लेक्चर एक बार देख लोगे तो यहां लिंक अच्छा बैठ जाएगा, क्योंकि 12th के बाद हम रिवीजन कराएंगे, पर तब तक उम्मीद वाले लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैं सच कह रहा हूं, सुपर कंसेप्चुअल आपको हेल्प करने वाले हैं, तो हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। तो फाइनली हम बात करते हैं किस किस केस में कंडीशन इट में डायग्नोस, किस किस कंडीशन को डायग्नोस करते हैं इस टेक्नोलॉजी से। 4 डिसऑर्डर बता दिए, इसी पे क्वेश्चन आएगा। मिस यूज पे क्वेश्चन आएगा। मिस यूज क्या है एमनियोसेंटेसिस का? फीमेल फीटस की डेथ, यानी फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, यूज टू किल द नॉर्मल फीमेल फीटस। भाई नॉर्मल फीमेल फीटस को क्यों किल कर रहे हो? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से तो हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाई करके बच्चे को किल करते हैं, ठीक है। ये तो आइडेंटिफिकेशन इससे कर लेते हैं, फिर एबॉर्शन करा देते हैं, पर नॉर्मल फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ रहे हैं इस एमनियोसेंटेसिस की वजह से। तो मैंने बताया ये कंडीशंस, इनमें डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। अब आती है प्रोसीड्यूर, भाई क्या तरीका है एमनियोसेंटेसिस का, कैसे करते हैं एमनियोसेंटेसिस? सिंपल तरीका है, जब बेबी फीटस वाली स्टेज होती है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 3 मंथ, आप समझ गए ना मेरी बात, तब जाकर के उसके बाद आप और कह सकते हो भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 3 मंथ, यानी 4 और 5 मंथ के अंदर इस टेक्निक को यूज किया जा सकता है। हमने दे भी दिया है 14 to 18 वीक सबसे बेस्ट ये टाइम है जब इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आइडेंटिफिकेशन के लिए 14 to 18 वीक। आप समझ गए ना मेरी बात? 12 वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर चालू हो गया, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में 14 to 18 वीक के अंदर इस टेक्नोलॉजी से आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, जब फीटस यूट्रस के अंदर होता है तो आप जानते हो फीटस एक सिंगल सेल से बना है, तो जब सेल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो उसके सेल भी ब्रेक होकर के इस फ्लूइड में, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स भी तो उसके एमनियोटिक फ्लूइड में ही फ्लोट करेंगे। भाई बॉडी के डिफरेंट सेल जो उससे ब्रेक होंगे वो कहां रहेंगे? इस फ्लूइड में तो रहेंगे, बाहर तो निकलेंगे नहीं। भाई बॉडी के सेल हैं, फिर हम क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड को सक करके बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। जब एमनियोटिक फ्लूइड को सक करके बाहर निकालते हैं तो इस फ्लूइड में हमें डिफरेंट टाइप के सेल्स भी मिल जाते हैं, फीटस के सेल्स भी हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब इन सेल्स के अंदर हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, या कोई सीक्वेंस में चेंज हुआ तो क्रोमोसोमल और एबनॉर्मलिटी का आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए प्रॉपर अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। भाई ऐसे थोड़ी ना करते हैं, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड देखते हैं कहां पर फीटस की पोजीशन है, कहां एमनियोटिक फ्लूइड है, फीटस को नुकसान ना हो जाए, अम्बिलिकल कॉर्ड को नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तब जाकर के इस एमनियोटिक फ्लूइड को सक करके उसमें सेल को आइडेंटिफाई करते हैं और इन सेल के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कब क्वेश्चन आएगा? कब करते हैं? 14 to 18 वीक, ये मेन टाइम है इसको करने का, 14 to 18 वीक बेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं फीटस को नुकसान, क्योंकि फीटस का साइज बढ़ जाता है, नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर कलेक्ट भी कर लिया तो फिर एबॉर्शन कराओगे तो उस एबॉर्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मैटरनल के लिए, ठीक है, मदर के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड को सक करके निकालना है सिरिंज की हेल्प से और उसके अंदर सेल्स में क्रोमोसोमल आइडेंटिफिकेशन करना है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस के सेल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब
भाई सबसे पहले हमने बात की किसकी, 3 बातें आई सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के अंदर, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक। तो पहले हमने एमनियोसेंटेसिस की बात की, दूसरा हमने भाई इम्यूनाइजेशन की बात की, और तीसरा हम बात करेंगे ना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो इंडिया में यूपी में लखनऊ में वहां का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां के साइंटिस्टों ने, ठीक है, एक ड्रग बनाई सहेली। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग इसलिए थी क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के फॉर्म में, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं, जितनी भी ड्रग्स बनती हैं वो सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड समझते हो ना, ठीक है, सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड्स होते हैं। उन स्टेरॉइड को जब आप बॉडी में इंक्रीज करते हो तो डिफरेंट टाइप के साइड इफेक्ट, ठीक है, पर भाई देखिए ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीजें थी नहीं, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीजें आ गई, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होने स्टार्ट हो गए, वो सारे डिसऑर्डर कॉजिंग होते हैं। पर अब समझना, ये बहुत स्पेसिफिक ड्रग थी सहेली। अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट। भाई इंडिया की बात है तो हम क्यों नहीं बात करेंगे, इसलिए एनसीईआरटी ने बात भी की है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI जो कहां पर है, लखनऊ में, इसने इसको डिजाइन किया, इंडिया की बात है। तो सहेली के बारे में दो चार बातें जिस पर क्वेश्चन आता है, आगे आएंगी, पर एनसीईआरटी ने यहां दे रखा है तो हम यही इसको क्लियर कर देते हैं। अगर मैं सहेली की बात करता हूं, खास बात क्या है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है बेटा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो नॉन स्टेरॉइडल होती है। खास बात क्या है, नॉन स्टेरॉइडल। सबसे खास बात तो इसमें होता क्या है नॉन स्टेरॉइडल, क्योंकि इसके अंदर होता है सेंटक्रोमिन। contains सेंटक्रोमिन। नॉन स्टेरॉइडल सेंटक्रोमिन होता है। अगर नॉन स्टेरॉइडल सेंटक्रोमिन की मैकेनिज्म की बात करते हैं हम, तो ये क्या करता है सेंटक्रोमिन, इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होते, सेंटक्रोमिन होता है। ये करता क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसकी, एक्शन मैकेनिज्म, अगर एक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये मॉड्यूलेट कर देता है बेटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करने का काम करता है। तो इससे क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेट हो जाएंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, पूरी मैकेनिज्म ही समझ में आएगी। अब ये यूटराइन वॉल है, यूटराइन वॉल, ठीक है। और यूटराइन वॉल की बात करते हैं तो इस पर लगे होते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ठीक है। चलो एस्ट्रोजन जब जहां बाइंड करता है रिसेप्टर से, तो इसकी बाइंडिंग होते ही यहां क्या जाती है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। चलो ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की बाइंडिंग थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम को लीड करेगी। अगर सेंटक्रोमिन भाई क्या कर देगा, मॉड्यूलेटर है, तो ये क्या करेगा, अब देखो इसकी मॉड्यूलेशन से क्या होगा। अगर ये एक्टिवेट हुआ तो क्या कर देगा, इस रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देगा, चेंज कर देगा। और रिसेप्टर अगर चेंज हो गया तो थिकनिंग नहीं होगी बेटा, और एंडोमेट्रियम थिकनिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ये प्रीवेंट इंप्लांटेशन पॉसिबल है नहीं, यानी सेंटक्रोमिन इंप्लांटेशन को रोकने का काम करता है। सुपर कॉन्ट्रासेप्टिव। पहली बात, नॉर्मल आप स्टेरॉइडल ड्रग लोगे, रोज लेने पड़ेगी, डेली के नाम से आती है, पर डे लेने पड़ेगी, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाएगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाएगी, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ये नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। किसको प्रीवेंट, अगला क्वेश्चन बनेगा, किसको प्रीवेंट करता है, प्रीवेंट इम्प्लांटेशन, प्रीवेंट
इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करता है, ये क्वेश्चन यही बनता है एक। इसको कैसे यूज करते हैं? सबसे और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, वंस इन अ वीक। भाई और जितनी भी ड्रग हैं उनको आपको पर डे लेना पड़ता है, इसको सिर्फ हफ्ते में एक बार लेना होता है। जब स्टार्टिंग करते हैं तब जरूर ट्वाइस इन अ वीक लेते हैं, जब स्टार्टिंग करनी होती है, जब आप स्टार्टिंग करते हो। बाद में इसको वंस इन अ वीक कंटिन्यू, हमेशा वंस इन अ वीक मेंटेन करेंगे। तो एक ऐसी टैबलेट है जिसका यूज कैसे करते हैं, यूज की अगर बात करेंगे, यूज की बात करेंगे तो वंस इन अ वीक। भाई नॉन स्टेरॉइडल है, मींस इसमें सेंट क्रोमिन होता है। इसका एक्शन मैकेनिज्म मॉड्यूलेट कर देता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को। एस्ट्रोजन रिसेप्टर अगर मॉड्यूलेट हो जाएंगे, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होगी, क्योंकि एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा। जब एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होगी, तो क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा इंप्लांटेशन को, इंप्लांटेशन होने ही नहीं देगा। इस तरीके से ये क्या काम करता है बेटा, इस तरीके से ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की तरह काम करता है। ये सुपर ड्रग को इंडिया में बनाया, लखनऊ के CDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों ने बनाया, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसका व्याख्यान किया है, इसीलिए नीट वाले इस पर क्वेश्चन देते हैं। आप समझ गए ना मेरी बात? इसलिए जरूरी है आपको भी समझना इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी खास बातें हैं इसके अंदर। तो ये बात आ गई क्या, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, बढ़िया लेवल की टेक्निक। तो टेक्निक की हमने क्या क्या बात की, एमनियोसेंटेसिस की बात की, ठीक है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है उसकी बात की, जो इसमें इंक्लूडेड है इस प्रोग्राम के अंदर, और सहेली जो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उसके साइंटिस्टों ने बनाया, उसके बारे में बात की। तो ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन में इंक्लूडेड है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इंडिकेटर, अगर आप देखोगे क्या वाकई में सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कैसे आप पता लगा रहे हो कि समाज में भाई जो RCS प्रोग्राम चल रहा है, इस पर इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या वाकई में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है? इसके इंडिकेटर क्या है, एनसीईआरटी ने इसको भी एक्सप्लेन किया है। इंडिकेटर कैसे पता लगाओगे कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर? तो बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। भाई आपको अवेयरनेस है इन चीजों की, यही इंप्लीमेंटेशन है। आप जान रहे हो कि कौन कौन से डिवाइस होते हैं, आप जान रहे हो STD क्या होते हैं, आप जान रहे हो एड्स क्या होता है, आप जान रहे हो ये क्यों होते हैं, ठीक है, इनको रोकने के तरीके क्या हैं, तो यही तो अवेयरनेस है। आप जान रहे हो, इसका मतलब इंप्लीमेंटेशन हो रहा है बेटा। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड, ठीक है, डिलीवरीज। पहले दाई मां डिलीवरी करते थे, अब वो कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है। अब मैक्सिमम डिलीवरी कैसे हो रहे हैं, मेडिकल असिस्टेड, मतलब डॉक्टर की कंसल्टेंसी में हो रहे हैं। तो ये भाई इंडिकेटर है यार, ऐसा हो रहा है तो भाई ठीक है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पीक पर था, जो एक रिड्यूस होता जा रहा है, जो इंडिकेटर है कि हां ये सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिली। अब आज की डेट में भाई बहुत सारे कपल हैं, ठीक है, वो जान रहे हैं कि जितने बच्चे ज्यादा होंगे, भाई नेचर का कंसेप्ट है, मैंने सीधा बता रखा है कि इन्वर्टिव में भी हम पढ़ाते हैं ये वाली बात। भाई नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा होंगे तो पेरेंटल केयर नहीं हो पाएगी, ठीक है। भाई फिश और एम्फीबिया तक नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा थे तो कभी भी पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलती। रेप्टाइल से नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम हुए, पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। आगे जाकर के बर्ड्स में पेरेंटल केयर और देखने को मिलती है, और मैमल्स में तो आगे जाकर के पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम होते जाएंगे, पेरेंटल केयर बढ़ती जाएगी, और पेरेंटल केयर बढ़ती जाएगी तो बच्चे, जो नई जनरेशन होगी वो सुपर होगी, और सुपर जनरेशन होगी तो वो इवोल्यूशन को लीड करेगी। यही तो कंसेप्ट है, यही नेचर कंसेप्ट है, यही समझना होगा, ठीक है। यही इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम होंगे तो पेरेंट्स का फोकस बच्चों पर ज्यादा होगा तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो नो डाउट हमारे देश का भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे देश में क्या होगा भाई, सुपर ब्रेन डेवलप होगा, क्योंकि उस पर फोकस किया जाएगा पेरेंट्स का, और पेरेंट्स का फोकस सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है। बाहर से ज्यादा पेरेंट्स का फोकस सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है। तो सीधी सी बात है, तो यहां भी समझ में आ गया, स्मॉल फैमिली की कंसंट्रेशन बढ़ रही है पहले से। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD। भाई पहले तो STD के ट्रीटमेंट नहीं होते थे, ठीक है, बहुत सारे लोग मर जाते थे, पर आज की डेट में जरा भी प्रॉब्लम आती है तो बढ़िया डिटेक्शन भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बढ़िया बढ़िया टेस्ट आ गए हैं इसके लिए, और तुरंत क्योर है,
ठीक है, तुरंत ट्रीटमेंट है। हाँ, अगर डिले हो जाता है तो क्योर नहीं है, पर इनिशियल फेज में अगर आप चेकअप कराते हो तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, ऑलरेडी अवेलेबल है। ओवल और इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, हर चीज से रिलेटेड चीजें अवेलेबल हैं। 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो पूरा लेक्चर ही लेने वाला हूं उसके लिए, वो इसमें इंक्लूडेड है। सोचो, बेबी नहीं है तब भी बेबी दे सकते हैं, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको, ठीक है। स्पर्म नहीं है तब भी बेबी दे सकते हैं, यूट्रस खराब है तब भी सरोगेसी के थ्रू बेबी दे सकते हैं, ठीक है। मदर क्या है, ओवरी में ओवा ही नहीं है तब भी उसको बेबी मिल सकता है, ठीक है। हर केस में बेबी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो पूरा लेक्चर ही लेने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये सब इंडिकेटर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि RCH प्रोग्राम प्रोग्रेसिव, उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। NCERT का पूरा पैरा को मैंने ब्रेक कर दिया। एक पार्ट हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया, यहां तक पार्ट फिनिश हो गया। अब सेकंड पार्ट हम चालू करेंगे पॉपुलेशन वाला, जो इस लेक्चर में तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहां तक ब्रेन में सेट करो। बेटा समझाया था ना स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी में अंतर क्या है। चलो खैर समझ में आ गया होगा। सहेली क्रिस्टल क्लियर, ओके ओके भाई। सहेली टेम्परेरी है, समझाऊंगा अगले लेक्चर में आने वाला है कि टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। चलो आज इसको बस यहां तक फिनिश, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, पॉपुलेशन वाला। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा पहले एक बार मैं दिमाग में सेट कर दूं आपके, फिर क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की, सबसे पहले अब एक पूरा दिमाग में सेट करो, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। पूरा दिमाग में सारा बकवास बंद करो, पूरा फोकस करना चालू करो और ब्रेन में आंखें बंद करके उसको मेमोराइज करो, पूरा टिप्स पर आना चाहिए। सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। 4 एस्पेक्ट बताए हमने, ठीक है। उन 4 एस्पेक्ट में अगर कोई हेल्दी है तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, और ऐसे लोगों से मिलकर बनी हुई सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोलते हैं। तीसरी बात की हमने, सबसे पहली कंट्री कौन थी पूरे वर्ल्ड में जिसने मेन गोल बनाया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम लॉन्च किया नेशनल लेवल पर, तो आप बोलो कि इंडिया। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब लॉन्च किया, 1951 में लॉन्च किया। चलो क्वेश्चन आएगा, इसको मॉडिफाइड किस फॉर्म में किया, RCH। किसको जोड़ा, चाइल्ड हेल्थ केयर को भी जोड़ दिया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। एकदम दिमाग में सेट। इस RCH का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अवेयरनेस। किसकी अवेयरनेस, बताता हूं उसकी। क्या मीडियम यूज किया अवेयरनेस के लिए, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया। किसने पार्टिसिपेशन किया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। किसकी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ठीक है, क्लोजली रिलेटिव्स और टीचर। और किसका पार्टिसिपेशन जरूरी है, स्कूल्स। क्लियर है बिल्कुल। फाइनली बात की वो प्रॉब्लम क्या थे जिसके लिए एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, वो कौन सी एजुकेशन थी, तो आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड एजुकेशन, आप बोलोगे एडोलसेंस और उसमें होने वाले चेंज से रिलेटेड एजुकेशन, आप बोलोगे इसके अंदर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस की एजुकेशन, आप बोलोगे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कौन कौन सी एसटीडीज हो सकती हैं या एड्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसकी एजुकेशन। ठीक है, फिर बात आती है स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने क्या यूज की इसके लिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसने 2 ग्रुप को चुना, फर्टाइल ग्रुप और मैरिजेबल एज ग्रुप। इन ग्रुप को एजुकेट करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। किस चीज की एजुकेशन, भाई एजुकेशन इस ग्रुप में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, भाई इस ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल हैं उसके बारे में, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्योंकि भाई मैरिजेबल एज ग्रुप है तो फीमेल प्रेग्नेंट होगी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की केयर कितनी जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तीसरा इसके अंदर अवेयरनेस, पोस्ट भाई मदर अगर प्रेगनेंसी का केस है तो भाई पोस्ट नेटल केयर मदर की और फिटस की कितनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला भाई अगर बेबी होता है तो फाइनली ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसकी अवेयरनेस। आप समझ रहे हो ना मेरी बात।
अगली और किसकी अवेयरनेस होनी चाहिए इसके अंदर? भाई मेल और फीमेल अगर बेबी हैं तो उसके अंदर ठीक है समानता होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस, कहीं भाई उनमें कहीं ऐसा ना हो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दोनों को, इसकी अवेयरनेस। तो ये सारी अवेयरनेस बहुत जरूरी थी जो स्ट्रेटेजी में इंक्लूड की गई थी, ठीक है। फाइनली हमने बात की, ठीक है, अवेयरनेस हो गई, इसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? भाई तीन चीजें एस्पेक्ट रखे गए। भाई बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बढ़िया फैसिलिटी होनी चाहिए वहां पर, ठीक है, मतलब एक्सपर्टीज का होना बहुत जरूरी है वहां पर, और मटेरियल सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इनका भाई मेन यूज कहां होगा? प्रॉब्लम क्या आती है मेनली उन क्षेत्रों में? आप बोलोगे डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, एबॉर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो एटसेट्रा। ये सारी वो प्रॉब्लम्स थी जो देखने को मिलती हैं, ठीक है, उसका समाधान इससे हो सकता है, ठीक है। चलो, क्या इतना ही सफिशिएंट है? ना, सुपर टेक्नोलॉजी का भी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी ने कितनी टेक्नोलॉजी की बात की है? 3, एमनियोसेंटेसिस, सहेली, और नंबर 2 मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। यानी इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस का मेन पर्पस क्या है? आप बोलोगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का आइडेंटिफिकेशन करना। किस एज के अंदर, फीटल कौन सी एज होनी चाहिए? 14 to 18 वीक के फीटस के अंदर एमनियोसेंटेसिस, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को सक करते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस के सेल्स होते हैं, उसमें क्रोमोसोमल आइडेंटिफिकेशन करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसयूज क्या हुआ इसका? भाई मिसयूज हुआ फीमेल फीटिसाइड का केस। डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर, लाइक मैंने बताया सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, हीमोफीलिया, ठीक है, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये 4 डिसऑर्डर दे रखे हैं, इनके लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलो, ये भी क्लियर हो गया, एमनियोसेंटेसिस क्लियर हो गई, मिसयूज क्लियर हो गया, फीमेल फीटिसाइड का केस इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। सहेली का केस आता है, तो सहेली में क्या याद रखोगे? भाई CDRI लखनऊ का केस ध्यान रखना है आपको, वहां के साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, एक सिंगल गोली जो वीकली ली जाती है, नॉर्मल जितनी मैं टैबलेट बताऊंगा आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, वो डेली ली जाते हैं, इसको वीकली लिया जाता है। सबसे खास बात, वो सारी स्टेरॉयडल होते हैं जिनके साइड इफेक्ट हैं, ये नॉन स्टेरॉयडल है। सेंट क्रोमन होता है जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है। जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर ही मॉड्यूलेट हो जाएगा तो थिकनिंग ही नहीं होगी, जब एंडोमेट्रियम की थिकनिंग ही नहीं होगी तो इंप्लांटेशन ही नहीं होगा, इंप्लांटेशन नहीं होगा तो बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगी ये। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो प्रिवेंट इंप्लांटेशन और वीकली लेते हैं, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया आपको। यानी एंटी एस्ट्रोजन वर्क करने वाली ये ड्रग है, एंटी एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन के अगेंस्ट वर्क कर रही है। समझ में आ गया? चलो, ये भी क्लियर हो गया। तो अब बात आती है फाइनली कि इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर समझ में आ गए, जो आज की डेट में आप देख रहे हो सारे इंडिकेटर हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें अप्लाई हो रही हैं, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो एक पार्ट हमारा पूरा फिनिश हो गया। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैंने कराई है, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाना और अभी चेक कर लेना कि आपको एनसीईआरटी टेस्ट पर आई या नहीं आई। ये वाला पार्ट क्योंकि डेटा एनसीईआरटी बेस्ड था, इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है एडिशनल। सेंट क्रोमन वाली बात मैंने एडिशनल दी, कंसेप्चुअल थी, मैंने करा दी। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूरा मैंने खत्म करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इंडिया वाज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द प्रोग्राम कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएट इन। अब मुझे बताने की जरूरत है क्या इसको? आप खुद बताओगे, मुझे लगता है बता भी दिया होगा आपने अब तक तो। अरे वाह, मैक्सिमम बच्चे तो बता ही चुके हैं, मुझे तो पता ही नहीं, बच्चे तो लगा भी चुके हैं। बहुत बढ़िया बेटा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इनिशिएट हुआ था 1951 में। बहुत बढ़िया, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये मैंने आज कराया नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग हेल्थ मीन टोटल द वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, IC द फिजिकल इमोशनल, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द WHO आर लोकेटेड इन, कहां पर लोकेटेड है WHO का हेडक्वार्टर बेटा? जरा बताओ, USA, जिनेवा, इंग्लैंड या फ्रांस? ये तो सही बताओगे ही बेटा, बिल्कुल जिनेवा, ठीक है। तो मैंने बोल ही दिया था आपको थ्योरी में, जिनेवा। बहुत बढ़िया, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सहेली। अब इनकरेक्ट ढूंढना है आपको सहेली के रिस्पेक्ट में, बताओ क्या इनकरेक्ट है। ये नॉन स्टेरॉयडल है, प्रिपेयर्ड बाय CDRI लखनऊ, वंस अ वीक पिल,
वर्क बाय इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या इनकरेक्ट है इसके अंदर? इनकरेक्ट बताओ बेटा। जनेवा तो ठीक है, अब इसका इनकरेक्ट बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नंबर फोर्थ, मैक्सिमम बच्चे नंबर फोर्थ लगा रहे हैं। नॉन स्टेरॉइडल है, प्रिपेयर्ड बाय CDRI, बिल्कुल सही। वंस अ वीक, बिल्कुल सही। तो इनकरेक्ट क्या होगा? वर्क्स बाय इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ना बेटा, थिकनेस को बढ़ाती नहीं है, घटाती है, मतलब थिकनेस होने को रोकती है, प्रिवेंट करती है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा भाई क्या इन्वॉल्वमेंट है एमनियोसेंटेसिस का। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे इसके अंदर, फटाफट बताओ। एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग फीटल सेल विच कैन बी टेस्टेड फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस फॉर फर्दर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट है सेकेंड? ये दो में ही बता दो। अरे फोर्थ तो हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों ने फर्स्ट, कुछ बच्चों ने सेकंड भी बोला है। फर्स्ट बेटा देखो, एमनियोसेंटिस का मेन इन्वॉल्वमेंट किस में है भाई? एमनियोसेंटिस का इन्वॉल्वमेंट ध्यान रखना है, ये क्या काम करती है? फीटस सेल का आइडेंटिफिकेशन के जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करती है। ये तो इसका मिसयूज हो गया। सेक्स डिटर्मिनेशन तो इसका मिसयूज है। एमनियोसेंटिस को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं बनाया गया था, ठीक है, इसका मिसयूज किया क्रोमोसोमल आइडेंटिफिकेशन करके। तो इन्वॉल्वमेंट इसका नंबर फर्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ABCD, ठीक है। अब आपको इसमें ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करने हैं। ये थोड़ा सा आप देखो, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे नहीं पता, देखें क्या करते हो। टाइम दे रहा हूं आपको थोड़ा सा, मैं कर लो। 30 सेकंड देता हूं आपको मैं, टिक लगाओ उसको फटाफट। क्या लगाओगे इसके केस में? ABCD। 30 सेकंड बहुत है। मैक्सिमम बच्चों ने लगाया है। कई थर्ड लगा रहे हैं। इसमें तो वेरिएशन डेटा आ रहा है, बहुत सारा वेरिएशन आ रहा है इसमें। तो देखो मैं खुद ही पढ़ रहा हूं। इन 2001 सेंसिस, अच्छा ये वाला पार्ट अपना पढ़ा नहीं है। एवरी 6%, चलो ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी ये भी आपने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, RCH पढ़ लिया है, ये भी नहीं पढ़ा, ठीक है, अभी छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी आपने 2-3 चीजें पढ़ी नहीं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स लगा के रखना है, देखते हैं क्या है। ये 2-3 पॉइंट हम क्लियर करेंगे उसके बाद। ओके ओके ओके, अब ये बताओ क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुझे सही सही बताना बिल्कुल, क्योंकि मतलब समझो कि मुझे चाहिए आपका रिस्पॉन्स। क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये टोटल डेटाबेस है, किसी बच्चे को याद नहीं होता डेटा, ठीक है। पूरी कहानी की तरह एक एक चीज को आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश की है। सही बताओ, सेट हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन जा चुका है, आप क्वेश्चन पे मत रहो, ठीक है। अब ये बताओ, ये एकदम सेट हुआ ब्रेन में नहीं हुआ? ये टॉपिक एनसीईआरटी पढ़ना, आपको टिप्स पर आ जाएगी एनसीईआरटी, ठीक है। ये लाइन टू लाइन, क्योंकि ये टोटल एनसीईआरटी डेटा था कि एक्चुअल में हेल्थ क्या है, कब हुई, क्या एस्पेक्ट है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जनरल बातें थी। बट क्वेश्चन बनता है और बच्चा भूल भी जाता है, पर इसको भूलना मत, क्योंकि अपनी तरफ से मैंने पूरा कहानी की तरह बिल्कुल तोड़ तोड़ के एनसीईआरटी को बहुत खूबसूरत तरीके से आपके ब्रेन में सेट करने की कोशिश की है। तो बस एक बार रिवाइज करना, आपस में डिस्कस भी कर लेना, क्योंकि डिस्कशन परमानेंट सॉल्यूशन होता है। आप किसी भी टॉपिक का अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर लोगे, परमानेंट आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, गुड नाइट बेटा। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान रखना, मिस मत कर देना किसी भी कीमत पर। सारे एक्शन मैकेनिज्म होंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है।